कल उत्तराखंड का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 15,728 करोड़ की 11 योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। पीएम के दौरे को लेकर देहरादून के परेड ग्राउंड में तैयारियां पूरी। कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका, पार्टी के कुछ नेता थाम सकते हैं बीजेपी का दामन, बड़ा चेहरा छोड़ सकता है कांग्रेस का हाथ। केजरीवाल कर सकते हैं उत्तराखंड का दौरा, दिल्ली की तर्ज पर विकास करने का आप कर रही दावा। केजरीवाल की उत्तराखंड में हो सकती है रैली। राज्य में कोरोना के 182 सक्रिय मामले। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी में अलर्ट जारी। नए वेरिएंट को लेकर बढ़ती जा रही सतर्कता। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पूजा खंडूरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देवभूमि की राजनीति से जुड़ी बड़ी जानकारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देवभूमि पहुंच रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 15,728 करोड़ की 11 योजनाओं का पीएम कल शिलान्यास करेंगे और पीएम के दौरे को लेकर देहरादून के परेड ग्राउंड में अब पूरी तैयारियां कर ली गई है। देहरादून के परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रचार वाहनों को विधानसभा और मंडलों के लिए हरी झंडी दिखाई जाएगी। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य को कई नई योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी 4 दिसंबर यानी कि कल देहरादून में होने वाली रैली के दौरान 15,728 करोड़ की 11 योजनाओं का शिलान्यास करने जा रहे हैं। इसमें आपको जानकारी दे दें कि 8,600 करोड़ की लागत वाला दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा भी शामिल है। वहीं प्रदेश में तैयार की गई 2,573 करोड़ की 7 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। इसके अलावा राज्य में होने वाले चुनाव से पहले प्रधानमंत्री की ये रैली काफी अहम मानी जा रही है और बताया जा रहा है कि पीएम मोदी राज्य में 7 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इसमें देहरादून की रैली प्रमुख होगी। 4 दिसंबर को परेड ग्राउंड में होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की रैली की तैयारियों में प्रदेश सरकार और बीजेपी संगठन पूरी तरह से जुटे हुए हैं। हालांकि इससे पहले पीएम मोदी कई बार केदारनाथ आ चुके हैं, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी राज्य का दौरा कर चुके हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता विशाखा चौधरी हमारे साथ सीधे जुड़ गई है। विशाखा, पीएम मोदी का कल देवभूमि में दौरा रहने जा रहा है, जनता को संबोधित वो करेंगे। एक बार कार्यक्रम के बारे में आप बताइए, फिर आगे के सवाल। जी बिल्कुल पूजा, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर, उनकी जनसभा को लेकर जो तैयारियां हैं फिलहाल राजधानी देहरादून में वो जोरों शोरों पर हैं। तमाम कार्यकर्ता जुटे हैं, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था की बात हो या फिर जिस तरह से अलग अलग जगह से, अलग अलग विधानसभाओं से, जनता के अलग अलग वर्ग से जो लोग पधारने वाले हैं, जिनको निमंत्रण भेजे गए हैं, उनके आगमन की बात हो या जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन योजनाओं का, जिन घोषणाओं का अपने संबोधन में जिक्र करेंगे या जिन उपलब्धियों का मुख्यमंत्री धामी की उनके द्वारा जिक्र होगा, उनकी भी जो सूची है वो पूरी तरीके से तैयार की जा रही है। और देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनाव को लेकर, उत्तराखंड 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर यह पहली रैली है, कई मायनों में अधिक है और इस रैली को पूरी तरीके से ऐतिहासिक बनाने के लिए, भव्य बनाने के लिए और जिस चीज के लिए प्रधानमंत्री जाने जाते हैं, छाप छोड़ने के लिए अपनी और अपने संबोधन से कहीं ना कहीं तमाम कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, वो भी जो तमाम चीजें हैं वो इस रैली से भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। देखिए विशाखा, 15,728 करोड़ की कुछ योजनाएं हैं जिनका कल शिलान्यास होना है। कौन कौन सी वो योजनाएं हैं और किस तरीके से देवभूमि के लोग इससे लाभान्वित होंगे? जी बिल्कुल पूजा, देखिए अगर हम योजनाओं की बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर उसमें जो योजनाएं, जो खास तौर पर जितने भी सड़क मार्ग या जो पुनर्निर्माण कार्य अलग अलग जगह पर, चाहे वो केदारनाथ में चल रहे थे या अन्य जगहों पर चल रहे थे, उनकी जिक्र जो है वो प्रधानमंत्री जरूर करेंगे। और ये जितनी योजनाएं हैं, जितने 1000 करोड़ की योजनाएं हैं, उनमें वो सभी योजनाएं शामिल होंगी जो पिछले 4 साल पहले जो प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं आकर वो जिक्र किया होगा, उनको जिस हद तक पूरा किया गया उसका भी जो जिक्र है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। साथ ही जो ताबड़तोड़ जो फैसले मोदी के द्वारा नहीं लिए गए बल्कि जो धामी सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं और जिस पर अमल जो है वो करा जा रहा है नरेंद्र मोदी के द्वारा, उनका भी जिक्र होगा। जिस तरह से पिछले 2 से 3 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो चुनावी माहौल एक तरीके से जो बिगड़ती हुई स्थिति थी उसको संभाला गया है वापस, वो भी तमाम जो चीजें हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिक्र किया जाएगा।
एक तरीके से देखा जाए तो राज्य सरकार द्वारा जो काम किया गया है, जो उपलब्धियां राज्य सरकार की रही है, वो तमाम बातों का, उपलब्धियों का जिक्र कल पीएम मोदी के संबोधन में जरूर रहेगा विशाखा, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव नजदीक है, बड़े बड़े मंत्रियों का दौरा शुरू हो गया है देवभूमि में आने का। पीएम हालांकि केदारनाथ कई बार आ चुके हैं, लेकिन इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है चुनावी लिहाज से भी। जी बिल्कुल पूजा, कई मायनों में यह जो उनकी रैली होने वाली है, जनसभा होने वाली है, वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। देखिए, इससे पहले किसी भी विपक्षी पार्टी के द्वारा जो उनके दिग्गज नेता हैं, केंद्रीय नेता हैं, उनके द्वारा भी रैलियों की शुरुआत, जनसभाओं की शुरुआत कहीं ना कहीं नहीं हुई है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, रक्षा मंत्री के दौरे लगातार बनाए हुए हैं, और देखिए चुनावी जो माहौल है वो इस रैली के द्वारा बनाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने फेवर में, तो इसीलिए महत्वपूर्ण ये जो जनसभा है और प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो हो जाता है। चलिए ठीक है, इस पर आपसे तमाम अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे विशाखा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, खबर मिल पा रही है। पार्टी के कुछ नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। पीएम की रैली के दिन कांग्रेस के नेता मंच पर दिखाई दे सकते हैं, ऐसे भी संदेश मिल रहे हैं। वहीं बड़ा चेहरा कांग्रेस का हाथ छोड़ सकता है, इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है और विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों की रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरकर जनता को लुभाने की कोशिश में सभी पार्टियां जुटी हुई है। लेकिन मुख्य रूप से जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने होती है देवभूमि चुनावों में, उसी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से ये खबर भी कि पार्टी के कुछ नेता कांग्रेस का हाथ छोड़ सकते हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कल एक अहम दिन है बीजेपी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि पहुंच रहे हैं और जनता को संबोधित उन्होंने वहां से करना है। परेड ग्राउंड से ये संबोधन होगा, जिसमें राज्य सरकार द्वारा किए गए तमाम कार्य जो उपलब्धियों के रूप में वहां गिनाए जाएंगे। कांग्रेस के कुछ नेता, बड़े चेहरे मंच पर शामिल हो सकते हैं, ऐसी भी जानकारी मिल पा रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं आपको। उत्तराखंड में देखिए चुनाव नजदीक है और कांग्रेस अपने आप को एक तरीके से सियासी जमीन तराशते हुए, लगातार राज्य सरकार को घेरते हुए हर मुद्दे को गरमाने की कोशिश कर रही है, हर मुद्दे को उठा रही है। राज्य सरकार की तरफ से जो नाकामयाबियां रही है उनको भुनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस से जुड़ी ही बड़ी अपडेट ये कि कुछ बड़े चेहरे कांग्रेस का हाथ छोड़ सकते हैं। इससे कितना नुकसान कांग्रेस पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनसे ले लेते तमाम अपडेट्स। धीरेन्द्र, उत्तराखंड में चुनाव नजदीक है, रणनीतियां तो सबकी तय है, लेकिन बड़ी जानकारी ये है कि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, बड़े चेहरे भी अगर कांग्रेस का हाथ छोड़ देते हैं, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो फिर कांग्रेस की क्या स्टेबिलिटी रह जाएगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में कांग्रेस के किसी बड़े नेता का बीजेपी ज्वाइन करने की सूचनाएं लगातार आ रही हैं। और जो कांग्रेस के अंदरूनी सूत्र है वो बता रहे हैं कि कोई प्रदेश अध्यक्ष स्तर का, यानी प्रदेश अध्यक्ष स्तर का कोई नेता प्रधानमंत्री के मंच पे उपस्थित होने के दौरान कांग्रेस का हाथ छोड़ के बीजेपी का दामन थाम सकता है। हालांकि अभी अटकलें हैं, अभी इसकी पुष्ट सूचना कहीं कोई नाम निकलकर सामने आया है क्या धीरेन्द्र, कौन हो सकता है? अब बिल्कुल जिस तरह की गतिविधियां देखें तो अब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का नाम कल करके सामने आ रहा है कि किशोर उपाध्याय शायद बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों किशोर उपाध्याय ने खुल करके कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बयानों के विरोध में बयान दिया, उनकी बातों को जिस तरह से उन्होंने काटा अपने बयानों में, ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से, तो उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि अंदर खाने कुछ न कुछ बीजेपी और किशोर उपाध्याय के बीच पक रहा है। अब वो क्या कुछ पक रहा है और क्या वाकई में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में वो भाजपा का दामन थाम सकते हैं, यह कल पता चलेगा पूजा। लेकिन पूरी उम्मीद है कि बीजेपी एक बार कांग्रेस को कोई बड़ा झटका फिर से दे सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने जब बीजेपी ने उनका एक विधायक यानी पुरोला से विधायक राजकुमार को तोड़ा था, तो लगा कि बीजेपी बहुत आगे निकल गई है इस तोड़फोड़ के मामले में। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने उसके तत्काल बाद वो तमाम मुद्दे धीरेन्द्र जिनको लगातार कांग्रेस भुनाने की कोशिश कर रही थी, देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा काफी अहम मुद्दा था,
अब देवस्थानम बोर्ड को भी भंग कर दिया गया है और वो तमाम मुद्दे जिस पर राज्य सरकार को घेरा जा रहा था, बीजेपी न केवल उन मुद्दों को विपक्ष के मैनिफेस्टो से भी खत्म करती नजर आ रही है, पर जो विपक्ष के पास अभी मौजूदा स्थिति में उनकी ताकत है उस पर भी सेंध लगाने की पूरी कोशिश है। बिल्कुल पूजा, यही बता रहा हूं मैं कि उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी के एक मंत्री और उनके बेटे जो कि विधायक थे, यानी एक कैबिनेट मंत्री और विधायक को तोड़ करके भाजपा को उसका करारा जवाब दिया था। और तब से भाजपा का जो नेतृत्व है प्रदेश का, वो लगातार इस प्रयास में है कि उनके किसी बड़े नेता को तोड़कर उसका जवाब दिया जा सके, क्योंकि इस समय चुनावी समय चल रहा है और इस समय इस तरह की गतिविधियां निश्चित रूप से दोनों पार्टियों को भारी पड़ेगी अगर कोई उसका जवाब उचित तरीके से नहीं देता है। तो उसके बाद आप देखिए कि बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में तमाम वादे कर रही है, दावे कर रही है, और कांग्रेस भी उसकी काट में तमाम बड़े बड़े वायदे और दावों की एक फेहरिस्त ही जारी कर रही है। सब कुछ मुफ्त देने का दावा भी उधर आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो पूजा एक तरह से एक युद्ध छिड़ा हुआ है कि कौन जनता को कितना अपने वादों से, अपने दावों से लुभा सकता है, बिल्कुल अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। लेकिन देखिए, कांग्रेस बीजेपी का वार पलटवार जारी है, एक दूसरे की पार्टी में सेंध लगाने की कोशिशें जारी है। आम आदमी पार्टी का अगर हम जिक्र कर ले, अपने फुटप्रिंट्स को स्टैब्लिश करने की पूरी कोशिश में आम आदमी पार्टी वहां पर है। लेकिन जो ये फ्री पॉलिसी है, ये फ्री पॉलिसी जो दिल्ली में उनके लिए काम कर गई, क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड में, क्योंकि दो मुख्य विपक्षी पार्टियां जो है वो तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे की पार्टी में सेंध लगाने में जुड़ी हुई है, आपको लगता है आम आदमी पार्टी इस बीच अपना फायदा यहाँ निकाल पाएगी, सीटें कुछ निकाल पाएगी फ्री पॉलिसी के साथ? अब पूजा देखिए, आम आदमी पार्टी पूरी ताकत लगा दिया है, पूरा जोर लगा दिया है और तमाम जो है फ्री देने के वादों की एक झड़ी लगा दी है कि बिजली फ्री कर देंगे, किसानों का ऋण माफ कर देंगे, इसी तरह से रोजगार गारंटी कार्ड बांट रही है आम आदमी पार्टी, दूसरे दलों के नेताओं को अपने में जोड़ रही है और ये भी कह रही है कि उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी में अंदर खाने एक समझौता है कि एक बार उनका शासन आता है और उसके बाद उनका शासन आता है। हाँ। इन सब वादों और दावों के साथ आम आदमी पार्टी पूरे प्रयास में कि उसका खाता खुले, न केवल खाता खुले बल्कि सत्ता की चाबी, यानी अगर उनके 10-15 विधायक आ जाए तो सत्ता की चाबी आम आदमी पार्टी के पास जा सकती है। तो इसलिए पूरी कोई कोर कसर आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ रही। आप देखिए मनीष सिसोदिया से तो मतलब अभी वहां पर तस्वीरों को देखकर और हलचल जो राजनीतिक नजर आ रही है उसे देखकर ये लग रहा है कि एक तरीके से की मेकर की भूमिका और किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है आम आदमी पार्टी, त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। आम आदमी पार्टी का प्रयास यही है, लेकिन उत्तराखंड के ट्रेंड की बात करें तो उत्तराखंड का जो भूगोल है बिल्कुल दिल्ली से अलग है। दिल्ली के मुद्दे वहां के लिए प्रभावी हो सकते हैं लेकिन उत्तराखंड प्रभावी नहीं हो सकते, इसलिए आम आदमी पार्टी की बहुत ज्यादा दाल नहीं गलने वाली है। क्योंकि आप देखिए, पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं, शीर्ष नेताओं ने यह वादा किया था, दावा किया था बल्कि, कि सबसे पहले वो विधानसभा के कैंडिडेट की घोषणा कर देंगे, लेकिन विधानसभा की कैंडिडेट की घोषणा करने में वो बहुत पीछे हैं और अभी चुनाव घोषित होने तक, यानी बाकायदा आचार संहिता लगने तक वो ऐसा करने की स्थिति में नहीं है। तो जाहिर सी बात है, उनका धरातल पे स्टेब्लिश न होना, उनका कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर न होना, उनकी मार्ग में, उनकी राह में बाधा खड़ी कर रहा है और इसी का लाभ जो है कांग्रेस और बीजेपी पार्टी उठाएगी, क्योंकि दोनों ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई वजूद नहीं है और ये चुनावी बुलबुले की तरह है और चुनाव में ही यह बुलबुले की तरह फूट जाएगा। तो पूजा थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, तीनों पार्टियों के जो दावे हैं कितने सही साबित होते हैं, कितने धरातल पे उतरते हैं, ये देखने के लिए। लेकिन निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, यहाँ पे एक थर्ड एम्पायर के तौर पे, तीसरी पार्टी के तौर पे अपने आप को स्थापित करने में। चलिए ठीक है धीरेन्द्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में देखिए चुनाव नजदीक है और कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन उसके लिए इंतजार करना होगा कल का, क्योंकि जानकारी ये मिल पा रही है कि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि पहुंचेंगे तो उस मंच पर कोई कांग्रेस का बड़ा चेहरा नजर आ सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर भी उत्तराखंड के चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। पंजाब के बाद अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड का दौरा कर सकते हैं। दिल्ली की तर्ज पर विकास करने का आप लगातार दावा कर रही है। पंजाब के बाद केजरीवाल अब उत्तराखंड का दौरा कर सकते हैं। केजरीवाल की उत्तराखंड में रैली हो सकती है, इसकी भी जानकारी मिल पा रही है। पंजाब में लगातार आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश में जुटी हुई है, वहां पर लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दौरे हो रहे हैं। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड
पहुंचेंगे, ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि उत्तराखंड के चुनावों में भी अपने फुटप्रिंट्स को एस्टैब्लिश करने के लिए और तीसरी पार्टी के रूप में अपने आप को स्थापित करने की पूरी जद्दोजहद में आम आदमी पार्टी जुटी हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, देखिए, आम आदमी पार्टी, जिसका हम जिक्र अभी कर ही रहे थे कि अपने आप को लगातार तीसरी पार्टी के रूप में स्थापित करने की पूरी कोशिश में आम आदमी पार्टी वहां पर जुटी हुई है, लेकिन देखिए, अपनी रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी आगे तो बढ़ रही है, पर किस तरीके का रिस्पांस उनको प्रदेशवासियों से मिल पा रहा है, वो कौन सी तस्वीर है, क्या बयां करती है? बिल्कुल पूजा, देखिए, आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की उत्तराखंड में ये तीसरा दौरा होगा और तीनों दौरों में लगातार तीसरा क्या कहते हैं, क्योंकि वो देहरादून आए, हल्द्वानी गए और उसके बाद फिर एक बार दून आए और फिर एक बार से देहरादून उनका दौरा लग सकता है। तो जो पहले के 3 दौरे हैं, उन दौरों की बात करें तो उन्होंने तमाम बड़े वादे किए। जब उन्होंने पहला दौरा देहरादून का किया तो यहाँ 300 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया। जब उन्होंने हल्द्वानी का दौरा किया तो वहाँ रोजगार, 1 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की और वहाँ पे रोजगार गारंटी कार्ड भी उनके कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बांटना शुरू किया। और उसके बाद फिर उन्होंने देहरादून का दौरा किया और तमाम बड़े बड़े वादे किए, तमाम चीजों को मुफ्त फ्री कर देने का उन्होंने वादा किया। अब एक बार फिर से वो देहरादून के दौरे पे आ सकते हैं और पूरी उम्मीद है, क्योंकि उनका जो दौरा है कांग्रेस और बीजेपी की रणनीतियों पर भी काफी डिपेंड करता है कि बीजेपी क्या दावे कर रही है, क्या वादे कर रही है चुनावी दृष्टिकोण से, और कांग्रेस क्या वादे कर रही है। कुछ जानकारी मिली है कि धीरेन्द्र कोई और नया बड़ा ऐलान किया जा सकता है, नया बड़ा प्रॉमिस किया जा सकता है, जो उन वादों को एक तरीके से बीट कर सके जो लगातार कांग्रेस और बीजेपी उठा रही है और कर रही है? बिल्कुल, देखिए, मैं यही बात आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस और बीजेपी की तमाम रैलियों में उनके बड़े नेता क्या बोल रहे हैं, जनता को किस तरह से लुभा रहे हैं, क्या वादे कर रहे हैं, कौन से दावे कर रहे हैं, और उसके तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल हो, ये लोग उत्तराखंड के दौरे पे आते हैं और वहां पे उस दावे और वादे की तुरंत एक कार्ड प्रस्तुत करते हैं और एक नया सिगुफा छोड़ देते हैं जो सियासत में तैरने लगता है, और फिर दोनों जो प्रमुख पार्टियां हैं उनको भी मजबूरी में उसका जवाब देना पड़ता है। तो निश्चित रूप से केजरीवाल जब यहाँ आएंगे तो एक सियासी गर्माहट महसूस की जाएगी, और देखने वाली बात यह है कि उत्तराखंड के लिहाज से वो क्या कुछ करते हैं, क्योंकि अभी तक जितने वादे और दावे उन्होंने किए दिल्ली के तर्ज पे किए हैं पूजा। लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूं कि उत्तराखंड का जो भूगोल है, उत्तराखंड का जो समाज है, उत्तराखंड की जो शासन व्यवस्था है, जो एक तरह का ट्रेंड है सियासी, वह यहाँ पे दिल्ली की तरह नहीं है, बिल्कुल उससे अलग है। और दिल्ली की राज्यों की राजनीति अलग होती है भूगोल के हिसाब से, राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से। लेकिन देखिए, दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपने आप को स्थापित किया धीरेन्द्र, उसके बाद पंजाब में मुख्य विपक्षी पार्टी वो बने, अभी भी पंजाब में उनकी स्थिति आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो मजबूत ही बनती जा रही है। ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी बन सकती है? देखिए पूजा, आम आदमी पार्टी के लिए उत्तराखंड का जो चुनाव है वो फायदे वाला ही होगा, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं, एक भी सीट उस पार्टी के पास नहीं है, कोई बड़ा संगठन यहाँ पे नहीं है, इसलिए जो मिलेगा वह उनको प्लस ही मिलेगा, यानी वह उनकी जो पार्टी है उसके लिए एक तरह से अच्छा ही साबित होगा। मान लो इस चुनाव में उनको कोई सीट नहीं मिलती है, लेकिन उनका संगठन खड़ा हो सकता है। और दूसरी बात, चुनौती की तरह अगर चुनौती की बात करें अन्य पार्टियों के लिए, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी एक बड़े मंच के तौर पे उभर के आई है, जहां पे कांग्रेस और बीजेपी के जो बागी नेता हैं या जो दागी नेता है, जिनको किसी वजह से इन दोनों प्रमुख पार्टियों में स्थान नहीं मिलता है, चाहे टिकट वितरण हो या अन्य मामले हो, तो आम आदमी पार्टी का मंच उनके लिए एक बेहतरीन मंच है, जहां पे वो जा करके एक नई तरह की सियासत करने का वादा कर सकते हैं, करने का प्रयास कर सकते हैं, और अपना जो एक तरह का सियासी संभावना है वो तलाश सकते हैं पूजा। तो इस लिहाज से देखें, आम आदमी पार्टी की सभाओं में जो भीड़ हो रही है उसमें मैक्सिमम इन्हीं दोनों पार्टियों के नाराज कार्यकर्ता हैं, जो अपनी पार्टियों से किसी न किसी वजह से नाराज है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के लिए तो फायदे की डील है,
नुकसान, क्योंकि उनको कुछ होगा नहीं, वहां पर उनका संगठन ही खड़ा होगा और सीटें भी जीत सकते हैं। लेकिन किसी एक का फायदा दूसरे का नुकसान जरूर होता है। अगर फायदा यहाँ होगा तो सेंध किस में लगेगी ज्यादा, कांग्रेस में, बीजेपी में? क्या आसार अभी लग रहे हैं? अगर हम ग्राउंड रिपोर्ट्स की बात करेंगे तो लोग भरोसा करते हुए नजर आ रहे हैं किस पर, और किस पर खोते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए पूजा, यहाँ पे विपक्ष के तौर पे कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष के लिए है, यानी कांग्रेस के लिए है। ठीक इसी तरह आपने देखा होगा पंजाब में भी यह विपक्ष में है और वहां भी सबसे बड़ी चुनौती जो विपक्ष के लिए ही साबित हुई। अकाली दल हो या अन्य जो विपक्षी थे, वो आम आदमी पार्टी को के मजबूत होने से वो वहां कमजोर हुए हैं। तो बिल्कुल वही स्थिति उत्तराखंड में भी है। अगर आम आदमी पार्टी मजबूत होती है तो एक विपक्ष, प्रमुख विपक्षी के तौर पे उभर करके आएगी। और अभी जो कांग्रेस एक विपक्ष के तौर पे, मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पे यहाँ पे है, तो निश्चित रूप से उसके लिए ये फायदे का सौदा होगा, कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा होगा। ठीक है, आम आदमी पार्टी जितना बढ़ेगी उसका नुकसान कांग्रेस करेगी। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में इस पर सभी की नजर रहने वाली है। धीरेन्द्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। ये तो चुनावों की बात हुई। अब उत्तराखंड से आपको उत्तराखंड के मौसम को मिजाज बताते हैं। ठंड लगातार बढ़ रही है और उत्तराखंड में बढ़ रही ठंड की वजह से ऊंचाई वाले इलाकों में सर्दियों के मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। 7 सितंबर तक बारिश और ऊंची जगहों पर बर्फबारी होती रहेगी, ऐसी जानकारी मिल पा रही है। और मौसम की करवट लेने के बाद तापमान में गिरावट भी आएगी। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं पहाड़ों की, ऊंचाई वाले इलाकों की, जहां पर सर्दियों के मौसम की ये पहली बर्फबारी हुई है और घर यहां पर आपको सफेद बर्फ की चादर से ढके नजर आ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ धनराज गर्ग हमारे साथ सीधे सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं। धनराज, क्या जानकारी है? ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, परेशानी भी हो रही है क्या कुछ? जिस तरीके से उत्तराखंड के मौसम की बात करें तो कहीं ना कहीं मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है कि कई दिनों से मौसम उत्तराखंड का बदल चुका है और सर्द मौसम अब नजदीक आ चुका है, क्योंकि माना जाता है कि दिसंबर और जनवरी के महीने में कहीं ना कहीं बारिश जरूर उत्तराखंड में होती है और तमाम जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें कहीं ना कहीं बर्फबारी की संभावना बनी रहती है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया है और साफ तौर पर कहा है कि जो आने वाली 7 दिसंबर है तो कहीं ना कहीं 7 दिसंबर तक पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिलेगी और साथ ही मैदानी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं बर्फबारी होने के कारण ठंड बढ़ती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय निवासी हैं उनको एक दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ता है पूजा, क्योंकि जब बर्फबारी होगी है तो कहीं ना कहीं जो बर्फ की जम जाती है उसमें चलना मुश्किल हो जाता है और जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने घरों में ही एक तरीके से बंद हो जाते हैं। तो उसका पहले से ही वो इंतजाम करके रखते हैं, क्योंकि उसके लिए कुछ इंतजाम किए गए हैं प्रशासन द्वारा या नहीं किए गए हैं? क्योंकि देखिए चलिए, ये तो पहली बर्फबारी है जो सर्दियों के मौसम की हुई है। जी पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए कि जब बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं जो जनता को परेशानी उठानी पड़ती है उसके लिए पहले से ही वो लोग अपना इंतजाम करके रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि उनका इंतजाम करने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है कि जो ऐसे जगहों पर रहते हैं लोग की जो बर्फबारी में अपने घरों में कैद हो जाते हैं तो उनके लिए पहले से ही प्रशासन अलर्ट मोड पर रहता है। तमाम पर जो ऐसे लोग हैं उनके कहीं ना कहीं खाने की सामग्री और जो अन्य आवश्यक सेवाएं हैं वो उन तक पहुंचाई जाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया धनराज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में ठंड में अब सर्दियों में पहली बर्फबारी जो है वो शुरू हो गई है। अगली खबर आपको कोरोना से जुड़ी हुई देते हैं। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी में अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं, राज्य में कोरोना के 182 सक्रिय मामले निकलकर सामने आए हैं। नए वेरिएंट को लेकर सतर्कता लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जो है, हालांकि देश में अभी 2 लोगों में ही इसकी पुष्टि हुई है और कर्नाटक के ये 2 लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन काफी खतरनाक वायरस ये है और ये वेरिएंट तबाही मचा सकता है। इसको लेकर सतर्क सभी को कर दिया गया है। नई गाइडलाइंस केंद्र सरकार द्वारा भी जारी की गई है, खासकर कि उन लोगों के लिए जो लोग विदेशों से भारत वापस आ रहे हैं। लेकिन अगर देवभूमि की बात करें तो देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और पौड़ी में अब अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि राज्य में अभी 182 सक्रिय मामले हैं जो कोरोना के निकलकर सामने आए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धनराज गर्ग हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। धनराज, कोरोना का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, देश में 2 लोगों में इसकी पुष्टि हुई है।
उत्तराखंड में जो अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई है? किस तरह का अलर्ट है? जी पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो नया वेरिएंट आ रहा है ओमिक्रॉन, उसको देखते हुए उत्तराखंड में सतर्कता बढ़ा दी गई है, क्योंकि देश में अभी तक 2 मामले निकलकर सामने आए हैं। तो इसको देखते हुए जो उत्तराखंड की सतर्कता है वो उत्तराखंड सरकार ने बढ़ा दी है, और खासतौर पर नई एसओपी भी उत्तराखंड में जारी हो चुकी है कि जो बॉर्डर है उन पर कहना चाहिए जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनकी चेकिंग की जाएगी, यानी कि उनका जो कोरोना टेस्ट है वो वहां पर NTPR किया जाएगा, और यदि उनमें कोरोना की पुष्टि होती है तो उनको उत्तराखंड के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। और साथ ही जो दोनों डोज लगवा चुके हैं तो वो उत्तराखंड में आ सकते हैं, अपना सर्टिफिकेट दिखाकर उत्तराखंड में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा गया कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि पुलिस कर्मियों में कहीं ना कहीं कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कि पूरे उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 182 सक्रिय मामले अभी तक हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि अब एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। हालांकि अभी आपने देखा कि इनमें जो कोरोना के मामले निकलकर सामने आए इनमें कोई भी नया वेरिएंट नहीं पाया गया है अभी। चलिए धनराज, आप नजर बनाए रखिए, आपसे लगातार इस पर अपडेट हम लेते रहेंगे। उत्तराखंड में भी अब तमाम जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है कोरोना